गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि अर्थ के किस पार्ट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, मेरा मतलब एंगल ऑफ डीप, डेल्टा सिंबल जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो शून्य हो जाता है और किन लोकेशंस पे डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, एट विच पॉइंट्स ऑन द अर्थ एंगल ऑफ D is 0 and at which places angle of D is 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि किसी स्थान पर एंगल ऑफ डीप जो है उसकी वैल्यू कुछ होती क्यों है। तो मान लो कि अर्थ है, तो हम जानते हैं कि अर्थ का ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ हो गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, और ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये हो गया आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये रहा ज्योग्राफिक इक्वेटर। और मैंने बताया था आप लोग को कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो अर्थ को हम चुंबक मान लें तो इसका मैग्नेटिक साउथ इधर होता है, ये रहा मैग्नेटिक साउथ और ये हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, और इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो अर्थ को बाइसेक्ट करने वाला जो ग्रेट सर्कल होगा, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, जो कि क्या कर रहा है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अब मैं ये ज्योग्राफिक इक्वेटर को हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, जो प्रॉब्लम जो कुछ हमें समझना है। तो बात सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर पर फोकस करेंगे और फिर समझ में आएगा आप लोग को कि क्यों एंगल ऑफ डीप की कुछ वैल्यू होती है अर्थ के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर। ठीक है, तो ये अब इसको मिटा दो, ज्योग्राफिक एक्सिस से भी हमें कोई लेना देना खास नहीं है। तो ये रही मैग्नेटिक एक्सिस और ये रहा मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, जो कि अर्थ को दो गोलों में, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ध्यान देना, न कि ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अब होता क्या है कि जब हम किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को, यदि हम बिल्कुल इक्वेटर पर हम रखते हैं, इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल लाइन, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है और ये जो इक्वेटर है अर्थ की सरफेस पर, इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पर हम रखेंगे तो देखो होता क्या है, ये जो बार मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर मैग्नेटिक साउथ की ओर इशारा करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक साउथ की ओर, और इसका साउथ पोल जो है अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर इशारा करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्थ पोल इस साउथ पोल के द्वारा अट्रैक्ट होगा और इसका साउथ पोल इस अर्थ वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल के द्वारा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल इसको अर्थ के बीचों बीच रखेंगे, मेरा मतलब सेंटर पे नहीं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटर पे कहीं रखते हैं तो होगा क्या कि जितने फोर्स से ये इसको अपनी ओर खींचेगा उतने ही फोर्स से ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो है इस बार मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों ओर से जो बराबर इक्वल टॉर्क्स लगेंगे, ठीक है, इक्वल फोर्सेस और इक्वल टॉर्क्स लगेंगे, उसके कारण ये किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइन नहीं होगा, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। यानी कि ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में कर लेगा, एंड देन आफ्टर इसका नॉर्थ पोल जो है किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइन नहीं होगा। कारण समझ गए, दोनों ओर से इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, ये जितने फोर्सेज को अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने फोर्स इधर से अट्रैक्शन हो रहा है, न इधर झुक पा रहा है न इधर झुक पा रहा है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। जब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो एंगल ऑफ डिप कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर वाले, ज्योग्राफिक इक्वेटर नहीं, मैग्नेटिक इक्वेटर वाले किसी भी लोकेशन पर एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है
बिल्कुल हॉरिजेंटल रहता है एंड एंगल ऑफ डिप जो है शून्य होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मैग्नेट पर ये जो दोनों साइड से जो टॉर्क्स लग रहे हैं वो काउंटर बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे के असर को, और जिसकी वजह से ये हॉरिजेंटल रह पाता है। ठीक है, तो कहां पर जीरो होगा एंगल ऑफ डिप? तो एंगल ऑफ डिप इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जैसे जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़ते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो होगा क्या कि इधर से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ से इस साउथ पोल की दूरी बढ़ती जाएगी, तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। अब बढ़ने के कारण क्या होगा कि जब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये बार मैग्नेट जो है अपने को हॉरिजेंटल नहीं रखेगा, अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में तो स्टैब्लिश करेगा, लेकिन बिल्कुल हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, ये अपने को हॉरिजेंटल लाइन से थोड़ा सा इंक्लाइन कर देगा। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, मेरा मतलब अर्थ की मैग्नेटिक साउथ, मेरा मतलब नॉर्दर्न कनाडा की ओर बढ़ते जाएंगे, व्हाट विल हैपन, ये ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ पोल इसका इंक्लाइन होते जाएगा और एंगल ऑफ डीप की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बिल्कुल साउथ पोल पर कनाडा में पहुंच जाओ, क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। मेरा मतलब ये हॉरिजेंटल नहीं, नॉर्थ पोल बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, बिकॉज द मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस नॉर्थ पोल एंड बाय दिस मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, इन दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स यहां पर एक्ट करेगा, और ये मैग्नेट जो है बिल्कुल, इफ इट इज अलाउड टू रोटेट वर्टिकली, तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ डीप पोल्स पे क्या होगी, 90 डिग्री की हो जाएगी। वैसी स्थिति इधर होगी। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में पढ़े तो क्या होगा, नॉर्दर्न, ये जो नॉर्थ पोल है, तो इधर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और ये अट्रैक्शन जो है कमजोर होता जाएगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो बिल्कुल ये वर्टिकल हो जाएगा, और नतीजा यहां पर भी एंगल ऑफ डिप जो है 90 डिग्री होगी। तो नियर द पोल्स, ठीक है, वहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, मेरा मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ पे नहीं, मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जब हम पहुंचते हैं तो एंगल ऑफ डिप जो है 90 डिग्री की हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, सीबीएसई में पूछा जा चुका है, ए कॉइल ऑफ n टर्न्स, क्वेश्चन नंबर 2, a coil of n turns, a coil of n turns and radius capital R, and a radius capital R carries a current I, carries a current I। ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है, कैरिंग ए करंट आई। इट इज अनवाउंड, इट इज अनवाउंड एंड rewound to make another coil, to make another coil of radius r by 2, of radius r by 2, half radius का, current remaining the same। ठीक है, calculate current remaining the same। क्वेश्चन है, calculate the ratio of the magnetic moments, of, calculate the ratio of the magnetic moments of the new coil, and the original coil, ठीक है, ये काम हमें करना है। क्या है क्वेश्चन, जरा हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, एक कॉइल है सर्कुलर टर्न वाला,
जिसमें एक टर्न नहीं है, n टर्न्स की मौजूदगी है और प्रत्येक टर्न की रेडियस कैपिटल R है। उसमें I एम्पियर का करंट फ्लो होता है। उसके बाद इट इज अनवाउंड, फिर उसको पूरे कॉइल को लंबा कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है और फिर से उसको सर्कुलर लूप दिया जाता है। लेकिन इस बार लूप जो है छोटे साइज का बनाया जा रहा है, इस तरह से कि अब न्यू लूप की जो रेडियस है वो ओल्ड लूप की रेडियस की जस्ट आधी हो जाए। आई की वैल्यू एज इट इज, करंट में कोई चेंज नहीं। तो पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द न्यू कॉइल एंड द ओरिजिनल कॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर होगा आपको कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। तो तुम जानते हो मैग्नेटिक मोमेंट जो है करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट वैल्यू दोनों की प्रोडक्ट होती है, जबकि करंट वैल्यू दोनों में सेम है। लेकिन चूंकि दूसरी बार जब कॉइल को वो शक्ल दिया जाता है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे नेचुरली, ठीक है, तो जिसका रेडियस आधा हो चुका है, तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया भी छोटी हो जाएगी। तो हमें ये पता करना होगा कि अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे। पुराने में तो जब रेडियस R वाला कॉइल था तब तो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N थे, लेकिन अब उस कॉइल का साइज जिसका R/2 रेडियस है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द कॉइल जो है वो फिक्स्ड है। पुराने ही कॉइल को खोल करके फिर से छोटे टर्न वाले कॉइल्स बनाए गए, तो जाहिर सी बात है नेचुरली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट को डिसाइड करता है। कैसे, तो I और A का जो प्रोडक्ट है वो तो एक सिंगल टर्न की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है। तो इफ देयर आर n टर्न्स, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करके बताया था मैंने। तो नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उस कॉइल की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो NIA हो जाएगी। अब n चूंकि चेंज होने जा रहा है और साथ ही एरिया भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेडियस आधा हो रहा है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि एरिया जो है आधी हो जाएगी। एरिया हम चेक करते हैं कितनी होगी। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए NIA की वैल्यू निकालनी है दोनों में, जबकि N और A दोनों में चेंज होंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगी, दूसरी केस में जो है एरिया छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे केस में बढ़ जाएंगे जब कॉइल का साइज छोटा हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा, तो ठीक है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए हमें NIA निकालना है और वही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो सबसे पहले जो ऐसे कॉइल में जिसका रेडियस R है, ओल्ड कॉइल में जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है, I एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो बताओ उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। तो ओरिजिनल कॉइल की मैग्नेटिक मोमेंट जो है यदि M1 है तो M1 की वैल्यू हो जाएगी NI into A। तो दिस इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि मान लो कि ओरिजिनल कॉइल का लेंथ L है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू एक सिंगल टर्न का जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई R होगा, ठीक है, और n टर्न्स हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल कितना हो गया, उसको जब फैला करके स्ट्रेट वायर की शक्ल दी जाएगी अनवाउंड करके, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल कॉइल L इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा आपका 2 पाई R इंटू N होगा, N पाई, हाँ 2 पाई R इंटू N, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द ओरिजिनल कॉइल, ठीक है। अच्छा, उसी कॉइल को फिर से क्या किया जा रहा है, छोटे टर्न वाले कॉइल बना करके और उनकी संख्या बढ़ा करके न्यू कॉइल बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस R/2 है। तो लेंथ तो उतना ही रहेगा, बस रेडियस आधी होगी, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है बढ़ जाएंगे। तो लेट number of turns in the new coil of radius R/2, मेरा मतलब is n dash, मान लो कि n dash है, तो ये बताओ कि L तो उतना ही रहा, रेडियस आधी होगी, तो L की वैल्यू जो है 2 पाई RN जिसको हम कह रहे हैं, ये अब क्या हो जाएगा 2 पाई R/2, ये गिवन है। न्यू कॉइल की सरकमफेरेंस 2 पाई R/2 हो जाएगी, और मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स अब बढ़ के n डैश हो गए हैं, तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो साफ दिख रहा है कि जो n डैश की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स दोगुने हो जाएंगे।
तो न्यू कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं दोगुने हो गए। अब ये चेक करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हुआ। पुरानी क्रॉस सेक्शन एरिया ए जिसको हम कह रहे हैं, इसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी NI इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको 1 को ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और न्यू कॉइल में जो नंबर ऑफ एरिया की वैल्यू होगी वो न्यू एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल इज, ये हो जाएगा आपका पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज, अब इसको ए डैश हम कह दें तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये बताओ कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल हैविंग दिस मच टर्न्स and having the cross section area equal to pi r square by 4. So new magnetic dipole moment of the coil is how much? ये हो जाएगा, मान लो कि अब M2, तो M2 की वैल्यू हो जाएगी N डैश, करंट कहा जा रहा है सेम रहेगा I, और A की वैल्यू क्या लिया हमने, A डैश हो जाएगा। N डैश की वैल्यू पुट करो यहाँ से 2N, दिस इज इक्वल टू 2N इंटू I इंटू A डैश की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब देखो इसमें से ये 2 से 2 ये कट गया ये, और ये हो गया NI पाई आर स्क्वायर बाई 2, NI पाई आर स्क्वायर बाई 2, NI पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये चेंज्ड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा M1 बाई M2, सो M1 बाई M2 यानी कि ओरिजिनल कॉइल की और न्यू कॉइल की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की रेशियो होगी उसकी वैल्यू NI पाई आर स्क्वायर अपॉन NI पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 ऊपर चला गया, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये सारे टर्म कट जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 2:1, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। यानी कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट की आधी हो जाएगी। समझ रहे हो तुम लोग? तो ये जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज द रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब एक तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, जो नेविगेशन पर बेस्ड है। जब तुम कैप्टन बनोगे, कैप्टन नहीं नेविगेटर, हाँ, शिप में कैप्टन जब बनोगे तुम्हें शिप नेविगेट करना होगा, ठीक है, चाहे कोई भी शिप तुम्हें मिले तो हमें मैरिनर कंपास निडल एक आता है, मैरिनर कंपास निडल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मैरिनर कंपास निडल तुम जानते होगे, जिसकी मदद से सेलर्स जो हैं डायरेक्शन फाइंड करने का काम करते हैं। तो किसी स्थान पर मान लो कि ये एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर ये एक मैग्नेटिक निडल पाइवोटेड है और ये मैग्नेटिक निडल इधर की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। तो तुम्हें दिया रहेगा कि किसी स्थान पर जब तुम शिप लेकर जा रहे हो, समुद्र में कहीं पर नेविगेट कर रहे हो, तो यही मैरिनर कंपास निडल जो है हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड करने में। तो ये मैरिनर कंपास निडल जो होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगी और उस स्थान पे तुम्हें एक मैग्नेटिक मैपिंग की गई है पूरे अर्थ की, जिसमें हर लोकेशन की जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डीप है, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है तुम्हें एक चार्ट में गिवन रहेगा। तो किसी स्थान पर यदि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वगैरह दे रखा हो और फिर मैग्नेटिक कंपास निडल की नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन देख करके, ठीक है, और उस स्थान पे तुम्हें यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिप को लेकर जाना है तो कैसे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस मैरिनर कंपास निडल जो है तुम्हें हेल्प करेगा और किस डायरेक्शन में अपने शिप को नेविगेट करोगे ताकि तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसको मैं देने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट। द डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3,
द डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री, 15 डिग्री का डिक्लिनेशन है किसी जगह पे, है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब अभी क्लियर होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप, क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप, किस दिशा में एक शिप को स्टीयर्ड किया जाए, शिप इज स्टीयर्ड, स्टीयर्ड मतलब उसको मोड़ा जाए और उसको घुमाया जाए शिप को और सेल किया जाए, सो दैट इट रीच ए प्लेस, सो दैट इट रीच ए प्लेस it reaches a place due east, due east, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। द डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है, सपोज दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन होगा ये ज्योग्राफिक ईस्ट है एंड ये ज्योग्राफिक वेस्ट है, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई हमारी, जिसको हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के नाम से जानते हैं। तो किसी स्थान पर जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, ठीक है। तो 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ से 15 डिग्री वेस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो तुम जानते हो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है एट ए प्लेस वो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन और ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन के बीच की एंगल बताता है। तो ये नॉर्थ साउथ है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन इस प्लेस पर क्या होगा, ये वाला प्लेन होगा, ये प्लेन जो होगा ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, और मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन जो है कहा जा रहा है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन ये वाला प्लेन है इस डायरेक्शन में। तो इसको एक काम करो, 15 डिग्री इस डायरेक्शन में दिखला लो, ठीक है। तो ये यहां से जो प्लेन होगा इस लोकेशन पर, ये प्लेन जो है दिस इज द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच की एंगल गिवन है 15 डिग्री का, ठीक है। अब मैं तुमको बता चुका हूं तुम लोगों को कि यहां पर इस लोकेशन पर यदि एक मैग्नेटिक कंपास निडल को रखा जाए, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें एक लाइट वेरी लाइट निडल को वर्टिकली पाइवोट करके रखा जाता है और वो अलाउड रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, रोटेट होने के लिए। तो उसको देख लेते हैं कि मैग्नेटिक निडल जो है किस डायरेक्शन में इशारा कर रही है। तो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक निडल का, इस मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल जो है इधर की ओर इशारा कर रहा है, साउथ पोल इधर की ओर इशारा कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक फ्री सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल जो है हमेशा क्या करती है, अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में स्टैब्लिश करके रखती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में इस मैग्नेटिक निडल ने स्टैब्लिश कर लिया, और ठीक है। अब ये तो जो नेविगेटर है, जो भी सेलर है, उसने देख लिया कि हमारा मैग्नेटिक कंपास निडल ऐसे इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा, और उसको एक दूसरी इंफॉर्मेशन मालूम है कि इस स्थान पर 15 डिग्री का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन वाला प्लेन जो होगा, एक्चुअल ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, यहाँ से 15 डिग्री आगे की ओर इस डायरेक्शन में होगा। उसे इस स्थान का ये पता चल गया कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ किधर होगा, और उसको ईस्टवर्ड डायरेक्शन में सीप को सेल करके ले जाना, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में सीप को सेल करना है। तो सबसे पहले ये दोनों इंफॉर्मेशन उसको हेल्प करेंगे कैसे। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल ने अपने को इस डायरेक्शन में ओरिएंट किया, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में, और सेलर को ये मालूम है, नेविगेटर को ये मालूम है कि यहाँ पर 15 डिग्री जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में ये है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन। तो वो इससे ये पता कर लेगा कि एक्चुअल ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो 15 डिग्री इस डायरेक्शन में वो घूमेगा तो उसको ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ मिलेगा, और उसके बाद 90 डिग्री घुमाएगा, अपने रोटेट करेगा, तब जाकर उसको ईस्टवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। तो
तुम देखो दो तरह का रोटेशन देना पड़ेगा सीप को। एक तो पहले तो 15 डिग्री ऐसे रोटेट करेगा तो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सीप आएगी, फिर 90 डिग्री पर रोटेट करेगा तो ज्योग्राफिक ईस्ट आएगा। तो टोटल रोटेशन कितना देना पड़ा? मैग्नेटिक कंपास नीडल जिस डायरेक्शन में इशारा कर रही है उस डायरेक्शन से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कितना 90 प्लस 15 यानी कि 105 डिग्री रोटेशन जब देगा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, इस सेंस में, तब जाकर के उसकी सिप जो है प्रॉपर डायरेक्शन में यानी कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी और इस तरह से वो अपने सिप को इस मैग्नेटिक कंपास नीडल और ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू है इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से वो अपने सिप को 105 डिग्री का रोटेशन देकर इस सेंस में, किस सेंस में, प्रॉपर सेंस में, और वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अपने सिप को सेल करेगा। देन ओनली ही कैन रीच हिज डेस्टिनेशन। ठीक है, तो कितने डिग्री से रोटेट करना है, ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। तो 105 डिग्री एंगल पर वो टर्न लेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि है आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये है दे रखा है कि द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 4, द हॉरिजॉन्टल and vertical component. The horizontal and vertical components of Earth's field, of Earth's magnetic field at a place are 0.22 Gauss, are 0.22 Gauss। तुम जानते हो टेस्ला एसआई सिस्टम में यूनिट होती है फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, और गॉस जो है सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। तो सीजीएस वैल्यू, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए गॉस का इस्तेमाल करते हैं। एंड 0.38 गॉस एंड 0.38 गॉस respectively। ठीक है, तो पूछा क्या है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ डी, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डी, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है उस प्लेस पर, और साथ ही हमें एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी of Earth's magnetic field उस स्थान पर, ये काम हमें करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूलाज रिकॉल करने के लिए फॉर्मूलाज के इस्तेमाल बता दूं मैं आपको, आप याद करिए। BV अपॉन VH, ठीक है, ये जो है ये tan डेल्टा के इक्वल होता है। किसी स्थान पर यदि डेल्टा जो है एंगल ऑफ डीप है तो दिस इज इक्वल, इसका tan जो होगा, टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH होता है। तो आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस आर 0.22 गॉस एंड 0.33 गॉस, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इंप्लाइज tan डेल्टा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.22 है, ये नीचे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो ये 0.38 अपॉन 0.22, ठीक है। ये करने पर 1.72 के आसपास आएगा। तो यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू 59 डिग्री एंड 56 मिनट होगी। तो इस तरह से हमने उस प्लेस पर जहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमको ये दे रखा है इन वैल्यूज के, ठीक है, तो वहां पर हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ डिप हमने कैलकुलेट कर ली। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी बी, दिस इज इक्वल टू, तुम जानते हो, BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर होगी। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों वैल्यू का हम स्क्वायर कर दें, रिजल्ट हम गॉस में ही आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो BB क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट 0.38 स्क्वायर, और BH जो है 0.22 स्क्वायर है। तो इसको तुम ऐड करोगे, वर्कआउट करोगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा
0.427 गॉस। ठीक है, तो उस स्थान पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की ओर होगी, इतनी वैल्यू लिए होगी, इतनी गॉस की, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है 59 डिग्री और करीब करीब 60 डिग्री के आसपास, यानी कि उस स्थान पर ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका नॉर्थ पोल करीब 60 डिग्री पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ झुका रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन में तो रहेगा ही, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो है 60 डिग्री इंक्लाइन रहेगा वर्टिकल के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारे क्वेश्चंस रहे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए आज देता हूँ, इसे आप लोग करके रखेंगे। उम्मीद है ये चारों क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।